गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन कक्षा 8 का दूसरा अध्याय भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन का आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है जल। भूमि अपन ने पढ़ लिया था और उसका उपयोग पढ़ लिए थे, मृदा पढ़ ली थी। आज हम तीसरा पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण संसाधन जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। कैसा है? नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन, जिसका हम पुनः नवीनीकरण कर सकते हैं, संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। पृथ्वी पर ही जीवन है। 8 ग्रह में से पृथ्वी पर ही जीवन है, और उस पर भी आपको पता होगा कि 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। इसलिए ज़्यादा जल होने के कारण इसको जलग्रह कहा गया है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। कितने भाग को? 2/3। और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है। लवणीय यानी खारा, और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं। खारा पानी मानव के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण, अलवण यानी मीठा। अलवण जल केवल 2.7% ही है। लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ही ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण यानी मीठा जल उपलब्ध है। कितना? 1% मात्र मीठा जल है, और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। ये भौम जल यानी भूमिगत जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं, एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। इसलिए कहीं पर भी आप गुजरे और कहीं नल टपकता हुआ दिखे तो उसको बंद करना है, और यदि घर में नल खराब है तो उसको ठीक कराना है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। जल का पता है आपको? जल चक्र। जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर होता है, वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, फिर बादल होते हैं और फिर वर्षा होती है। इस तरह का ये पूरा एक चक्र है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। उत्पादन प्रक्रिया मतलब कृषि, जल कृषि, उद्योगों, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। पता है आपको विद्युत किससे बनती है? जल से बनती है। बांध बना करके बांधों से उसको जल विद्युत को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नगदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। ये क्या है? अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक हैं। नेक्स्ट है जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका की भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका की भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया
अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों की संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। क्या आप जानते हैं जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। कहाँ का? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कौन सा प्रदेश पड़ता है? गुजरात के नीचे के कच्छ के प्रदेश जो होते हैं सौराष्ट्र कहलाते हैं। सूरत, गुजरात, ये वाले प्रदेश। जल संसाधनों का संरक्षण आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीनीकरण संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहिद मल, कृषि रसायन का उत्सर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल की प्रमुख संदूषक हैं। तो यह प्रश्न उठता है, जल की मुख्य संदूषक के नाम लिखिए। तो शोधित वाहिद मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक है। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निर्णीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं। कौन कौन? वन और वनस्पति आवरण। और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। ये आगे प्रश्न में आएंगे, इसको ध्यान रखें। खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से, जल रिसाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। नंबर 1, रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। नंबर 2, वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। नंबर 3, सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन संरक्षित किया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश की भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छतरों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हैं। भारत की पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो, अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। इम्पोर्टेंट, बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल
कितने मंडल? 3। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। चौथा मंडल कौन सा हो गया? जैव। जहाँ पर तीनों मंडल होंगे वहाँ पर ही जैव मंडल की उत्पत्ति होगी। क्या आप जानते हैं अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके हम जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। अंडरलाइन करें। वनस्पति और वन्य जीव जीवन बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं। देखो, पौधों की वन्य जीवों को वन्य संसाधन की उपयोगिता बता रहे हैं। क्या करते हैं? हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं रहने के लिए, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं। क्या हैं? असंख्य। उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन की प्राप्ति होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें क्या देती है? शहद देती है। फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिर्द, जो कि अभी विलुप्त हो चुका है, गिर्द क्या करता है? मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीपों में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशकों से किया जाता है, उनके अपमार्जक उपरांत गिर्द किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर उन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिर्द के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, आज के लिए इतना ही। और इसके क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं, उनको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? तो जनक, सेलों का स्वरूप और जल व्यापित कारक हैं। भूमि निम्नीकरण के 2 कारक हैं, उसको देखिए। कृषि और निर्माण संबंधी कारक इसमें आएंगे। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया? क्योंकि पृथ्वी पर 30% जल है और उसमें से भी 1% जल ही अलवणीय है, मीठा है। तो इसको आपको करना है, बुक के अंदर अंडरलाइन कराया है मैंने। इस तरह से किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जो सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किए गए ICITIS ये कार्यक्रम है, बुक्स में देख लीजिए आप। जल संरक्षण के 3 तरीके देखिए, मैंने भी बताया था। नहरों को ठीक से करना, स्प्रिंग विधि से जल का वितरण करना, है ना। इस तरह से इसको संरक्षण के 3 तरीके आपको लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो मृदा का गठन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वेदिका कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो खरीदारों के बाद पॉलीपेक को नष्ट कर देना चाहिए। इस तरह से पहला और दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, फिर नेक्स्ट अपन आगे देखेंगे।